प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। फर्स्ट टॉपिक भाषण चार द्वीप से रिलेटेड है। कोविड-19 के मद्देनजर बांग्लादेश अप्रैल 2020 के बाद भाषण चार द्वीप पर बसे रोहिंग्याओं के मुद्दे को अमल में नहीं ला सका है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में कोक्स बाजार में बने शरणार्थी शिविरों से भागने की कोशिश कर रहे 300 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को नावों द्वारा बचाया गया था, जिसके बाद उन्हें अप्रैल 2020 में भाषण चार द्वीप पर भेज दिया गया। चलिए देखते हैं कि भाषण चार द्वीप क्या है। भाषण चार द्वीप को थेंगार चार द्वीप या चारपिया के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस द्वीप का गठन 2 दशक पहले बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर हिमालयन घास से हुआ था। 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह निर्जल द्वीप दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में हाटिया द्वीप से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जून 2015 में बांग्लादेशी सरकार ने इस द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए निवास स्थान का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण के रूप में चित्रित किया गया था। चलिए देखते हैं कि आसियान परियोजना क्या है। उल्लेखनीय है कि भाषण चार द्वीप पर बांग्लादेश सरकार ने आसियान परियोजना के तहत 2300 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए घर बनवाए हैं। नेक्स्ट टॉपिक असीम पोर्टल से रिलेटेड है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं कि इससे जुड़े प्रमुख बिंदु क्या हैं। असीम पोर्टल का पूर्ण रूप आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण है। असीम पोर्टल जो मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है को बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटर प्लेस के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विकसित एवं प्रबंधित किया गया है। चलिए देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इस पोर्टल का उद्देश्य असीम पोर्टल पर उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करके नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना है। इस पोर्टल में 3 IT आधारित इंटरफेस हैं। पहला, नियोक्ता पोर्टल। नियोक्ता ऑन बोर्डिंग डिमांड एग्रीगेशन, उम्मीदवार का चयन। दूसरा, डैशबोर्ड। रिपोर्ट, रुझान, विश्लेषण एवं अंतर को प्रमुखता से दिखाना। तीसरा, उम्मीदवार आवेदन। उम्मीदवार का प्रोफाइल बनाना और ट्रैक करना, नौकरी का सुझाव देना। आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण भारत के विभिन्न राज्यों से अपने घर को वापस लौटे श्रमिकों तथा वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों जिन्होंने कौशल कार्ड में पंजीकरण कराया है, उनके डेटाबेस को भी इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कौशल के अंतर की पहचान करने के अलावा असीम पोर्टल नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की उपलब्धता का आकलन करने एवं उनके लिए भर्ती प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट टॉपिक महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन से रिलेटेड है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेना में शामिल शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मामले में सरकार को आदेश लागू करने के लिए 1 महीने की समय सीमा दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने तथा कमांड पोस्ट में उनकी तैनाती के संबंध में प्रावधान तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से 6 महीने के अतिरिक्त समय की मांग की गई है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को 1 माह का और समय दिया गया है। चलिए देखते हैं कि स्थायी कमीशन क्या है। अभी तक सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती होने के बाद वो 14 साल तक सेना में नौकरी करती थी। 14 वर्ष के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता था। सेना में पेंशन पाने के लिए 20 वर्ष तक नौकरी पूरी करने के नियम हैं। वहीं स्थायी कमीशन के तहत कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में कार्य कर सकता है और इसके बाद वह पेंशन का हकदार भी होता है। स्थायी कमीशन में महिला अधिकारी 20 वर्षों तक कार्य कर सकती है। आपको बता दें कि न्यायालय के अनुसार महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन तक सीमित रखना अर्थात स्थायी कमीशन न देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, जो कि देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक गुजरात के राबरी, भारवाड़ एवं चारण समुदाय से रिलेटेड है।
हाल ही में गुजरात सरकार ने कहा कि राबरी, भारवाड़ एवं चारण समुदाय के सदस्यों की पहचान के लिए एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा, जो गुजरात के गिर, बर्दा एवं एलएच के इलाकों में रहते हैं। गौरतलब है कि ये तीनों समुदाय भारतीय संविधान के दायरे में अनुसूचित जनजाति के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हैं। चलिए देखते हैं कि 5 सदस्यीय आयोग में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे। इस 5 सदस्यीय आयोग में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 2 जिला न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी और एक सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 1956 की एक अधिसूचना के माध्यम से गुजरात के रावरी, भारवाड़ एवं चारण समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया, जो गुजरात में गिर, बर्दा और एलएच के इलाकों में निशेष में रहते थे। निशेष मिट्टी से बने छोटे अंडाकार आकार के झोपड़े होते हैं। चलिए देखते हैं कि अन्य जनजाति समुदायों द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। कई आदिवासी समुदाय काफी समय से यह आरोप लगाते रहे हैं कि इन समुदाय से संबंधित कई लोग जो निशेष में नहीं रहते हैं तथा एसटी प्रमाण पत्र धारक हैं और मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों में अनुचित आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। इस मुद्दे को हल करने और 3 समुदायों के सदस्यों के बीच अनुसूचित जनजाति प्राप्त दर्जे के तहत वैध लाभार्थियों का निर्णय करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।